तो इस पार्ट की शुरुआत में यानकाई सीनियर मू की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। यानकाई को ऐसे उदास देखकर मू कहती कि आखिरकार तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ एक शैडो हूँ, मैं कोई रियल पर्सन थोड़ी ना हूँ, और साथ ही में मैं तब तक नहीं मरने वाली हूँ जब तक ये स्पेस टाइम रिवर रहेगा। तुम मेरे बारे में चिंता मत करो क्योंकि वे तुम हो जिसने की ह्यूमन रेस के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। और ये इन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि आपने ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही कुछ कर लिया, इसीलिए अब आप जाकर रेस्ट कर सकती हो, बाकी सब अब मैं संभाल लूंगा। अब हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ वे छोटी बच्ची अपने घर से बाहर निकल रही होती है, और जैसे ही ये बच्ची मुंह को देखती है कि इसकी बाल सफेद हो गई, ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत ही रोते हुए मुंह के पास आते हुए कहती है कि सिक्स सिस्टर आपके साथ क्या हुआ, आखिर आपके बाल सफेद कैसे हो गए? और ये गुस्से में कहती है कि मुझे बताओ कि आखिरकार आपके साथ ऐसा किसने किया है? जिस पर मुंह कहती कि अरे ये सब मैंने खुद ही किया है और तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन ये इसकी बातें नहीं मानती और गुस्से में कहती है कि मुझे पता है कि ये जरूर उसी लड़के ने किया होगा, मुझे वे लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुंह कहती कि तुम बेवकूफ भरी बातें करना बंद करो, लेकिन ये बच्ची इसकी बातें नहीं सुनती और ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहती कि मुझे यकीन है आपकी ऐसी हालत उस बंदे की वजह से हुई है, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी जाकर उसे जान से मार दूंगी। इसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है, जिसे देखकर मुंह भी हैरान हो जाती है और कहती कि आखिरकार इसके अंदर से इतनी खतरनाक किलिंग इंटेंट कैसे निकल रही है। ये इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वे इसकी बातें नहीं सुनती और आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसे रोकने के चक्कर में मुंह नीचे गिर जाती है क्योंकि इसकी हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी मुंह कहती है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा गुस्सैल क्यों हो, तुम कभी मेरी बातें नहीं मानती। वे बच्ची मुंह को नीचे गिरा देख रोने लगती है और भागकर मुंह के पास आ जाती है और मुंह को उठाते हुए कहती है कि सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, लिटिल 11 हमेशा से ही ऐसी थी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अब से हमेशा आपकी बातें मानूंगी और कभी गुस्सा नहीं करूंगी। जिस पर मुंह इसे गले लगाते हुए कहती है कि तुम माफी मत मांगो, इसमें मेरी भी गलती है। और मुंह अपने मन में सोच रही होते यानकाई ह्यूमन रेस का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। अब हमें इस बच्चे के बारे में बताया जाता है कि यही लिटिल 11 है। अब हम इंक एबिस को देखते हैं जहाँ बहुत सारे इंक डिसाइपल खड़े होते हैं और वे सभी ये बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने ये न्यूज सुना कि यहाँ पर बहुत सारे इंक अपोस्टल आ चुके हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है क्या इंक अपोस्टल, आखिरकार वे यहाँ पर कैसे आ गए? अब हमें राइटर बताता है कि इंक सेक्ट को 8 फ्रैक्शन में डिवाइड किया गया है, जो सभी फ्रैक्शन अपना अलग अलग काम करते हैं और जितने भी फ्रैक्शन के कमांडर है वे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि उनके ऊपर इस वर्ल्ड का सप्रेशन लगा हुआ है जिसकी वजह से वे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। भले ही सभी लोगों की कल्टीवेशन उनके बराबर है लेकिन तब भी उनकी स्ट्रेंथ उनके बराबर नहीं हो सकती। उन सभी की कल्टीवेशन इमोर्टल असैसिन रेलम के पीक पर है लेकिन तब भी वे अपने कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा पावर रखते हैं। अब हमें इंक सेक्ट के टियान फ्रैक्शन के कमांडर के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पिछले 100 सालों में इसे कोई भी नहीं हरा पाया है। इसकी फाइट जब भी स्पिरिट रिलीजन सेक्ट के साथ होती है ये हमेशा जीतता है, यहाँ तक कि डी फ्रैक्शन का कमांडर भी इसे नहीं हरा पाया था। इसने डी फ्रैक्शन के कमांडर को सिर्फ 3 ही मूव में हरा दिया था। इससे हमें ये पता चलता है कि टियान फ्रैक्शन का कमांडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसने सोचा था कि उसकी सिचुएशन आज ऐसी होगी। हम देखते हैं कि इसके सामने जू आ जाती है। अब ये जू को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिढ़ते हुए बोलता है कि ये तुम थी जिसने कि हमारे सेक्टर के बहुत सारे मास्टर को मार डाला, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने इंक सेक्ट को धोखा क्यों दिया? और ये जू की पावर को देखकर बोल रहा होते कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई है। नीचे खड़े सभी डिसाइपल इन्हें देखकर कहते हैं कि हमें नहीं लगता है कि इन्हें ऐसे लड़ना चाहिए, आखिरकार वे है तो इंक सेक्ट के ही, अगर वे ऐसे ही फाइट करते रहे तो जरूर वे एक दूसरे को मार देंगे। तभी जू यहाँ पर अपने 4 ब्लड स्लेव को बुला लेती है और ये अपने चारों ब्लड स्लेव को ये ऑर्डर देती है कि नीचे जितने भी डिसाइपल खड़े हैं उन सभी को मार दो। जू की बात सुनते ही ये सभी नीचे जाते और सभी डिसाइपल को मारने लगते हैं। तभी एक इंक डिसाइपल चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, ये सभी इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? ये सभी ब्लड स्लेव तो इमॉर्टल असेंशन रेलम के पीक पर पहुंच चुके हैं। अब दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जो कि टियान फ्रैक्शन के कमांडर पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर टियान फ्रैक्शन का कमांडर अपने मन में सोचता है कि मुझे इस अटैक से बचना होगा। ये इतना सोचता ही रह जाता है कि तभी जू आकर अपने अटैक को इसके फेस पर मार देती है, लेकिन इस अटैक से इस कमांडर को कुछ भी नहीं होता और जू इसे देखते हुए कहती है कि आखिरकार इसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे है। अब ये कमांडर जू पर पंच मारते हुए कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। इसका पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिससे कि जू को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। जू इसकी पावर को देखते हुए कहती है कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, ये इमॉर्टल असेसिन रेलम पर कैसे पहुंच सकता है। और ये टियान फ्रैक्शन का कमांडर कहता है देखो ये मेरी असली पावर है, और ये एक पंच मारते हुए कहता है कि मर जाओ। लेकिन तभी अचानक से इसे अपने पेट में कुछ अजीब सा महसूस होता है, अचानक से इसकी बॉडी फूलने लगती है और जू कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो,